सकती है, मैं कम टाइम दूं बिजनेस को भी, तो फिर आप ये सब चीजें शौक पूरे करने की कोशिश करो। लाइफ बहुत बड़ी है। लोग पहले थोड़ा काम करते हैं, फिर ज्यादा शौक पूरे कर लेते हैं, फिर 30 तक की उम्र तक चले जाते हैं, फिर वो छोटा काम कर नहीं पाते हैं और खर्चे बड़े हैं, फिर 30 के बाद में इधर उधर करके करके गाड़ी 40 तक लेके जाता है, फिर पता चलता, फिर उनको लगता है कि मेरा बेटा बड़ा होएगा और वो कमाएगा। जब भाई तू नहीं कमा पाया तो वो क्या कमाएगा। आप सभी को नमस्कार, मैं हूं राम और आप देख रहे हैं प्रवासी खबर। हमने आपको कितने ही बड़े बड़े शख्सियतों से मिलवाया था। वो सारी शख्सियतों में एक बात जो कॉमन थी ये कि वो जब शुरुआत किया था उन्होंने, तो उनके पास कुछ भी नहीं था। जब उन्होंने शुरुआत किया था तो बहुत शून्य थे वो। एक सपना था, एक आस थी, कुछ करने का जोश था। और आज भी मैं आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवाने जो है लेकर जा रहा हूं। एक कहानी सुनो सफलता की, बात नहीं है यह सिर्फ एक इंसान की। इतिहास वही हमेशा रचते हैं जो हमेशा दर दर की ठोकरें खाते हैं। तपती धूप में खुद को तपाते हैं, सर्द रातों में खुद को जमाते हैं। हर बार गिर कर वो उठ खड़े हो जाते हैं। वो रोते हैं, वो बिलखते हैं, वो तड़पते हैं, वो बल खाते हैं, लेकिन एक दिन दुनिया को वो कामयाब होकर दिखाते हैं। मैं बात कर रहा हूं चेतन सिंह राठौर जी की, जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। बड़े दुख की बात है कि मैं इनसे इनके जीवन पर ज्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि आज बिजनेस टॉकिंग के सिलसिले में इनके पास आना हुआ है। लेकिन अगर एक छोटे से शब्दों में मैं आपको इनके जीवन के बारे में बताऊं तो इनके ऊपर एक बहुत बड़ी किताब लिखी जा सकती है। मैनेजमेंट के लिए, बिजनेस स्किल्स के लिए, आगे बढ़ने के लिए, डेवस्टेटिंग सिचुएशन में बिजनेस को कैसे बचाए रखना है, बिजनेस को कैसे संभाल के रखना है और बिजनेस को डूबने से और गिरने से कैसे बचाना है, ये सारे बातों पे एक बहुत बड़ी किताब लिखी जा सकती है। लेकिन अभी किताब तो लिखना संभव नहीं है, तो एक छोटा सा इंटरव्यू, एक छोटा सा इनका मुलाकात, एक छोटी सी इनकी जो बातें हैं वो मैं आप तक लेके जाऊंगा। तो सबसे पहले सर, आज आपका बहुत बहुत हमारे प्रवासी खबर में स्वागत है। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं भी एक युवा हूं और आपके जैसे शख्स से मुलाकात करने का एक मौका मिला। सर, मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जानूं, लेकिन अभी तो उतना जानने का समय सीमा बहुत कम है। मैं चाहूंगा कि दर्शकों को एक बार आप अपने जीवन का कुछ सार बता दीजिए। आप कौन है, कहां से हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने वाले हैं? नमस्कार, मैं चेतन सिंह राठौड़ और आरडी ग्रुप से। हमारा जो परिचय है तो एक गरीब परिवार से रोजी रोटी के चक्कर में मुंबई आए थे 1998 के एंड में, और 1999 के स्टार्टिंग में 6-7 महीने 8 महीने तक कुछ जॉब किया। उसके बाद में लगा कि जॉब की एक लिमिट हो सकती है, तो बहुत यंग एज थी, 14 साल का था शायद, तभी मैं 14 साल का ही था। तो तभी से मैंने फिर बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट किया एक रोजी रोटी के लिए, ताकि कुछ ढंग से रोजी रोटी मिल सके। लेकिन वो बढ़ता गया और अभी आप काफ़ी लोगों की रोजी रोटी उससे चल रही है। तो एक जब सोचा था, जब स्टार्ट किया था तभी ऐसा सोचा नहीं कि ये लेवल तक पहुंचेंगे। शायद कोई बोलते हैं कि आपकी क्या सोच के और क्या आपके विजन था। मतलब विजन तो ऐसा कि वो टाइम पे अगर भगवान आके बोलते थे कि पेपर पर लिख के दो कि तुम क्या चाहते हो, तो भी मैं जो आज भगवान ने दिया इतना लिख के नहीं दे पाता था। सर, आप आरडी ग्रुप्स ऑफ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और उसके चेयरमैन हैं, उसके फाउंडिंग मेंबर हैं, और आपकी जो कंपनी है वो मोबाइल एक्सेसरीज में लगी हुई है। मोबाइल एक्सेसरीज का भारत में क्या भविष्य है? हाँ देखो, मोबाइल एक समय था तभी बोलना पड़ता था कि जब हमने स्टार्ट किया तभी क्या करते हो कि मोबाइल का बिजनेस में हूँ मैं। 99, 2000, 2002, 2003 तक ऐसा बोलना पड़ता था। आज किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि मोबाइल क्या है और कितना जरूरी है करके। तो मतलब मैं इतना बोलने से ही लोगों को समझ में आएगा कि मोबाइल का क्या भविष्य है करके। कि एक समय था कि हमारे पास पहले कंप्यूटर था और फिर टेलीफोन था, और कंप्यूटर टेलीफोन का ये चल रहा था साथ में कम्युनिकेट। अभी सब कुछ, बैंक है, टेलीफोन है, कंप्यूटर है, सब कुछ उसमें आता जा रहा है। तो मतलब इसका डिमांड बढ़ता रहता है जी। और जैसे जैसे इसका डिमांड बढ़ेगा लोगों को जरूरी होता जा रहा है। आज बहुत सारी स्कीमें इस तरह से हो गई है कि ऐप जरूरी है। जैसे आप कोविड में देखेंगे तो वो कौन सा ऐप था अपना, जो कोविड में जो ऐप आया, गवर्नमेंट ने जरूरी कर दिया था आपको एयरपोर्ट पे जाना तो ऐड करना, मैं नाम भूल गया उसका। और ऐसे बहुत सारे ऐप है जो जरूरी होते हैं। तो मतलब एक कोई भी रीजन से है ना, मोबाइल कोई भी हालत से जरूरी हो गया। और अभी तो ऐसे ट्रेंड आए कि लोगों के पास 2-2 फोन है। और एक और ट्रेंड है घर के अंदर 7 लोग हैं ना,
तो 7 फोन, लेकिन 2 एक्स्ट्रा रखने पड़ेंगे, कभी खराब हो गया तो मतलब इस तरह से ही जरूरी हो गया। और इतना उसका इतनी उसकी जरूरी है चीजें, और इतने नंबर शॉप में उसकी क्वांटिटी की जरूरत है। सर हमारा जो कंट्री है वो एक कंजर्वेटिव कंट्री है, पुराने ख्यालातों में ज्यादा विश्वास रखने वाला कंट्री है। ऐसे कंट्री में इस बिजनेस को भारत सरकार से क्या सहूलियत मिलती है? नहीं, सरकार काम करती है, ख्यालों से नहीं करती है। वो तो वर्ल्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड के विजन के हिसाब से काम करती है, और कंट्री के जो नीड और जरूरत रहती है ऐसे सरकारें काम करती है, ख्यालों से नहीं काम करती है। हाँ जरूर, एक हमारी संस्कृति रहती है, एक हम लोग रहते हैं, हमारी जो सरकार बनती है तो उसके इफेक्ट रहते हैं। लेकिन सरकार का तो एक ही मोटिव रहता है कि कैसे मैक्सिमम डेवलप किया जाएगा और लोगों की जिंदगी कितनी आसान की जाएगी। तो मोबाइल जरूरी है जिंदगी आसान करने के लिए, डेवलप करने के लिए। मोबाइल का सेल बिजनेस जरूरी है, और उसमें गवर्नमेंट अच्छे से अपना काम कर रही है, हम अपने से काम कर रहे हैं और चल रहा है। सर हमारा जो कंट्री है वो नेहरूवियन पॉलिसी से चला है, जो सोशलिज्म पे विश्वास रखता है कि पहले सरकार सबको कंट्रोल करती थी। 1992 के बाद बहुत सारे बिजनेस आए, फिर उनको राइट्स दिया गया, फिर लोगों ने टैक्स भरने शुरू किए और बिजनेस बढ़ाना शुरू किया। आप जब बिजनेस कर रहे थे तब जीएसटी नहीं थी, और उसके बाद अब जीएसटी लागू हो चुकी है। तो इन दोनों समय में आपको क्या अंतर दिखता है? हाँ, 1992 का वो तो एक अलग ही है। तभी तो हम लाइन बिजनेस जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, और क्या टर्म में भूल गया करके, बहुत सारी टर्म है ऐसे, तो वो टाइम पे हुआ। लेकिन जीएसटी का एक अलग फैक्टर है, और हमारे मोबाइल एक्सेसरीज के लिए अलग है। तो मैं अगर सिंपल लैंग्वेज में इसको बताऊं ना, तभी क्या होता, जब इंपोर्ट होता था तो कस्टम ड्यूटी हमको पोर्ट पे देनी होती थी, और उसकी जो वेट है वो लोगों को सेल के बाद भरना होता था। तो जो इस टाइप के जो लोग होते थे, वो 80-90% इस टाइप के लोग थे, कस्टम ड्यूटी तो भर लेते थे, क्योंकि वो तो उसके बगैर तो आपका क्लियर होएगा नहीं, गुड्स बॉर्डर से क्रॉस ही नहीं होगा। लेकिन उसके बाद में वो टैक्स नहीं भरते थे, और जो चाहता था टैक्स भरना, उनके लिए बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था, क्योंकि वो 12% जो वेट था वो भर नहीं पाते थे, और 12% का गैप की वजह से जो अच्छे से बिजनेस करना तो नहीं कर पाते थे। जीएसटी आने से स्पेशल मोबाइल एक्सेसरी में ये फायदा हो गया कि लैंडिंग सबको सेम पड़ रही है, किसी को भी, चोर और साहूकार सबको जीएसटी कस्टम ड्यूटी दोनों भरनी पड़ती। अभी तुम्हारे, तुम रिकॉर्ड रखो नहीं रखो ना, ये तुम्हारे पे, इतना गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे लिए जैसे लोगों को क्या हो गया कि वो रिकॉर्ड रखना, हमारे को एक्स्ट्रा तो कुछ भरना नहीं है, हम अच्छे से रिकॉर्ड रखना, एक अकाउंटर रख लो, जो आया है वही सेटअप मिलेगा आपको जीएसटी में, इस तरह से बेचना है और जीएसटी का बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो हमारा इतना सहूलियत होगी और इतना आसानी होगी मोबाइल इंडस्ट्री लाइन में। और मैं समझता हूँ कि इंपोर्ट में हर प्रोडक्ट में, हर इंडस्ट्री में ये फायदा हुआ है। सर हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया पॉलिसी एक लाई है, आप इस पर क्या विचार रखते हैं? इसमें कैसा है ना, हमारा मोबाइल एक्सेसरीज मार्केट की बात करो, वो इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है। हमारे इंडिया में क्या होता है पता है, या तो बहुत बड़ी ब्रांड है, या फिर एकदम चालू माल और एकदम सस्ता होता है, मिडिल के लिए कोई जगह नहीं है, ठीक। आप मैन्युफैक्चर करना है ना, तो इतने नॉर्म्स और इस बड़ा प्लान लगाना पड़ेगा। और 80% जो मोबाइल इंडस्ट्री में लोग हैं, वो लोग इतने ऑर्गेनाइज और इतने फंड के साथ नहीं है, इतनी बड़ी ब्रांड नहीं है कि वो इस टाइप का काम कर सके। तो मेक इन इंडिया हर कोई करना चाहता है, झंझट नहीं चाहिए इंपोर्ट करना, ये सब चीजें करना, लेकिन इनके बस की बात नहीं है और हो नहीं पाता है। एक वो प्रॉब्लम होती है, बड़ी कंपनियां वो करती है। और उसमें भी क्या होता है पता है ना, कि मेरे ख्याल से ये 70 to 80% प्रोडक्ट है ना, आपको इंपोर्ट करने पड़ते हैं, रॉ मटेरियल, जो जैसे कि आईसी है और कंपोनेंट जो बहुत सारे हैं, प्लास्टिक आइटम आई थिंक इधर आप बना सकते हो, जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मेरे हिसाब से वो प्लास्टिक आइटम है, वो यहाँ मैन्युफैक्चर करते हैं। प्लास्टिक हमारे इंडिया से बाय करते हैं, बाकी चीजें फॉरेन से लानी पड़ती है, और उसमें 90% चाइना से लाते हैं। इधर मोटा मोटा बोल सकते हो आप, असेंबल हो सकता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जो असेंबल हो सकती है। आई थिंक मोबाइल में भी वही पोजीशन है। इससे ये फायदा हो सकता है, एक तो कुछ चीजें जो 20% में बोलता हूँ, जिसमें प्लास्टिक आइटम ज्यादा यूजेज आती है और मेटल आइटम आती है थोड़ी बहुत, वो इंडिया से बाय कर सकते हो आप। ओके। दूसरा ये होता है कि जो लेबर वर्क है ना, वो इंडिया में अच्छे से इंडिया का यूज हो सकता है, तो उसकी वजह से हमारे जो जॉब बढ़ सकते हैं और लेबर फोर्स को काम मिल सकता है। तो मेक इन इंडिया में वो फायदा हो सकता है। हमारी ये सोच हमेशा रहती है कि ये प्रोडक्ट इंडिया में बना है, ऐसी नहीं है, उसका रॉ मटेरियल तो बाहर से आया है, और वो आई थिंक फिलहाल मेरे को नहीं लगता है कि वो हमारे पास बना पाएंगे, इतनी क्षमता है। सर आपने भी अपने आंसर में बोला कि मिडल वालों को जो है काफी परेशानी होती है और उनको इतना अपॉर्चुनिटी नहीं है। सर आपको लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में जो है जो भी बिजनेस करना चाहता है, जिस तरीके से बाहर देशों में कंट्रीज
अपने नए बिजनेसमैन को सपोर्ट करती है, जो बिजनेस करना चाहते हैं उनको सहूलियत देती है, उनको सब कुछ मदद करती है। वैसे हिंदुस्तान में भी क्या जो व्यापार करना चाहते हैं उनको मदद मिलती है सरकार से? आपको लगता है ऐसा? नहीं मिलती, नहीं मिलती। देखो उसमें दो तीन चीजें होती है वहाँ पे। इतना एजुकेशन और इतना परफेक्ट सिस्टम बना हुआ है। जैसे आप ट्रेन में जाते चाइना हो, की बात करते हैं सर। हाँ मैं भी चाइना में इतना नहीं, अभी फॉरन यूरोपियन और यूएस की कंट्री की ज्यादा बात होगी। चाइना में मिला जुला है, हमारे से एक दो स्टेप आगे है, उनसे दो स्टेप पीछे, बीच में चाइना। ओके, तो अगर हम इनकी कंट्री को, अब अगर हमको ट्रेन का टिकट लेना है तो हमको पता है कि ट्रेन का टिकट लिया, अंदर बैठे, हम पहुंच गए। ये सिंपल तरीका है। तो वो फॉरेन की कंट्री में वो हो गया, बिजनेस करना है आपको, ये लाइसेंस लेना है गवर्नमेंट के पास, ये लोन मिलना और ये बिजनेस करना, ये प्रोडक्ट लाया, हो गया जी, ठीक है। उसमें बाकी सब झंझट मारी नहीं है। इधर है ना एक्सपर्ट चाहिए आदमी, उसमें है ना आपको मतलब गन्ने के जूस में, जूस निकलने के बाद में जो बचता है उसमें से निकाल के प्रॉफिट निकालना पड़ता है। इस तरह से होता है बिजनेस के अंदर से। तो इंडिया के अंदर अगर एक तो एजुकेशन इशू है, फिर एक आदमी, एक सिंपल आदमी, जो आप मिडिल और छोटे आदमी की बात कर रहे हो, तो एक सिंगल छोटी दुकान है, उसको कैसे इंडिया लेवल पे बिजनेस करना है वो नहीं कर पाएगा। उसके लिए इतना बड़ा नेटवर्क होना चाहिए, या फिर अपने परिवार से कोई बिजनेस इतना बड़ा होना चाहिए, तो ही वो चैनल पे जा सकता है। नहीं तो वो चैनल पे इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। एक दुकान चला सकता है, एक बाजू में और एक दुकान ले ली, उसको पता है एक दुकान लेनी है, वो मार्केट से माल लेना है, रखना है, ग्राहक आएगा दे दूंगा, वो काम कर सकते हैं। बट आप सोचेंगे जो हमारा बिजनेस है कि इंडिया लेवल पे करना, वो बहुत डिफिकल्ट है। और फॉरेन में जो भी करना है डिजिटल है, प्लेटफॉर्म है, सबको पता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, सब जगह हो जाता है और हो जाता है। अगर मोबाइल एसेसरी में एक दुकान करना है, कितना भी पढ़ा लिखा आदमी रहेगा, वहां से खाली वो लिखना पढ़ना सीख के आ सकता है, बाकी चीजें उसको इधर ही नहीं। बाकी से उसका नेटवर्क काम कर सकता है, और उसके जो नेटवर्क है जो सपोर्ट होगा वही काम कर सकता है, उसके बाद ही काम। सर आप चाइना से आपका जो है अच्छा मुतालबा रहा है, चाइना के बड़े बड़ी कंपनी से आप जो है डील करते हैं। सर हिंदुस्तान में और चाइना में बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आप क्या डिफरेंस देखते हैं, क्या चेंजेस देखते हैं जो आपको लगता है कि हिंदुस्तान में होना चाहिए जो कि नहीं है और चाइना में है, इसके वजह से वहां पे बिजनेस ग्रोथ कर रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ कर रही है, वहां पे एक मिडिल आदमी की इनकम ग्रोथ कर रही है, और हिंदुस्तान में वो नहीं है, जिसके वजह से सब पिछड़ा हुआ है। वो बताइए सर अपने एक्सपीरियंस से कुछ। ये पिछड़ा हुआ नहीं है, हम भाग रहे हैं और वो भी एक स्पीड से भाग रहे हैं। सब चीज के फायदे नुकसान है हमारे पास। अगर जो मैं सोच रहा हूँ कि उनके पास नहीं है, तो उसकी वजह से आगे बढ़े, और हमारे पास है, और सब चीजें जरूरी है, वो भी जरूरी है। हमारे पास संस्कृति है, हमारे पास डेमोक्रेसी है, और ये चीज को हम साथ में लेके कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये उनके पास नहीं है, इसलिए उनकी स्पीड ज्यादा है, लेकिन सबके नुकसान फायदा होता है, और मैं ये फायदा ज्यादा सोचता हूँ। हमारा परिवारवाद है, हमारे पास संस्कृति है, हमारे पास डेमोक्रेसी है, इसके साथ खुशी ज्यादा रह सकते हैं। उनके पास पैसा आ गया, और ज्यादा पैसा, और ज्यादा, उसके बाद क्या? उसके बाद तो दुखी है ना, वो लोग भी खुद दुखी है। तो मैं नहीं चाहता कि इस तरह से ग्रोथ हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए। हमारी ग्रोथ है वो ब्यूटीफुल है, अच्छी है। हाँ, तो मैंने जो बोला कि वो अड़चने में भी हो सकती है, मैं इतना डीप में नहीं किया, ना मैंने रिसर्च किया। वहां पे संस्कृति नहीं है, उनको ये की सिखाया जाता है कि आपको पैसा कमाना है, ट्रेडिंग करनी है, वर्ल्ड से बिजनेस करना है, किस तरह से पैसा आएगा। गवर्नमेंट भी मेरे हिसाब से वही सोचती है, पब्लिक भी वही सोचती है, फिर वहां का कल्चर भी वैसे ही बन जाता है। ऑल ओवर कल्चर वही है, तो ना उनको कोई फेस्टिवल मनाने हैं, ना कोई शायद बड़े इवेंट करने हैं, कोई ना धार्मिक कोई करना है, कुछ भी नहीं करना है, उनको सुबह से शाम तक कमाना है। तो आई थिंक वो ठीक नहीं है। हमारे पास मिला जुला है ना, वो बहुत है। पैसे में नहीं तो हम बहुत चीजों में उनसे बहुत आगे, मतलब हमारा कंडीशन उनसे बहुत अच्छा ही है, खुश है। यस, हम लोग खुश हैं। सर अब बहुत अच्छी बिजनेस की बात हुई, थोड़ा अब आपके सामाजिक जीवन पे बात करते हैं। आपने सामाजिकता में कब आए, आपके सामाजिक कार्यों के बारे में दर्शकों को कुछ बताइए आप। हाँ, आप फाउंडेशन की बात कर रहे हो ना, आरडी फाउंडेशन। यस, ठीक है। देखो, काम तो मैं सोच रहा था कि एक आदमी को सबसे पहले है ना खुद के हेल्थ के लिए काम करना चाहिए, देन कुछ परिवार के लिए काम करना चाहिए, फिर परिवार के बाद में फिर बाहर निकलना चाहिए उसको, कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। लाइफ तो आगे बढ़ती रहती है और एक दिन एंड हो जाएगा फटाक से जी। तो हम अगर मैं खुद सक्षम नहीं हूं तो मेरे को कुछ भी नहीं करना चाहिए, तुम खुद के लिए करो। अभी तुम सक्षम हो गए तो कुछ तो और करना ही चाहिए, हमेशा करते आगे ही बढ़ना चाहिए, और हर इंसान चाहता है कि मैं कुछ न कुछ करूं। तो मैंने सोचा कि ये एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी करें, हम किधर से जुड़े हुए। और हमारे अच्छी बात यह है कि हमारे 80-70% जो बिजनेस जो हम होते हैं ना, हमारे जालौर जिले से जुड़े हुए लोग रहते हैं, और उनके परिवार के लोग वहां हैं, पेरेंट के लोग रहा है। तो ऐसा तो कुछ किसी को दे नहीं पाएंगे, तो उनके परिवार तक पहुंचो, उनको दूं। और उधर नेड़ी है जहां मैं पैदा हुआ हूं, मैंने तकलीफ देखी है, तो मेरे को पता है कि वहां किस तरह से तकलीफ हो रही है लोगों को। तो कुछ हो सकता है, कोई दे रहा है, आप मैं तो मिडल मैन हूं कि बिजनेस से प्रॉफिट आ रहा है, कुछ लोग प्रॉफिट करवा रहे हैं,
और वहां से कुछ भाग एक थोड़ा सा भाग हम और कहीं भेज रहे हैं, और कोई किसी को काम में आ रहा है, तो हम देख रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं और चल रहा है, और जब तक चल रहा है तभी तक चल रहा है, और वो भगवान करेंगे जब तक है तभी तक चले, उसके बाद भी चले। सर जब हम कोई चीज करते हैं तो उसका हमें एक अनुभव भी मिलता है। जब आपने समाज सेवा की, लोगों की मदद की, तो आपको उससे क्या अनुभव मिला? हाँ, उससे अनुभव ये है कि हम कभी कभी सोचते नहीं है कि एक्चुअल में जो आपका थोड़ा सा कंट्रीब्यूटर आगे वाले के लिए कितना काम आ सकता है। ठीक है, अगर मैं हमारी स्टाफ की बात करते हैं कि हम किसी को 5,000 रुपीज सैलरी एक्स्ट्रा दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसकी 15,000 सैलरी, उसको 5,000 एक्स्ट्रा दे देते हैं, तो कंपनी का खाली 5,000 गया, लेकिन उसकी मंथली इनकम में कम से कम 20% बढ़ गया। यस, आप समझे ना। तो इस तरह से जब गांव में एक दवाई की गाड़ी जा रही है, हमारा 200-300 की दवाई एक जना आके ले रहा है, लेकिन अनुभव मेरा ये है कि वहां पे एक इंसान आ रहा है दवाई लेने के लिए, वो दवाई लेके जा रहा है, तो वो उसके 200 रुपये बचे है, एक दिन की मजूरी बच गई, एक दिन की मजूरी बच गई। उसके अलावा उसको भाड़ा देख के सिटी में दवाई लेने जाना है, वो धक्के खाने बच गए, उसका एक दिन भी बच गया, और एक दिन की मजूरी के पैसे भी बच गए। और हमारे खाली एक गाड़ी गई है और हमारी जो टीम है वो गई है और वो काम करके आई। ऐसे दिन के 200 से नहीं 250, 250 या 255 के पर डे हमारे ओपीडी है, 250 लोगों के हम 2-2 दिन बचा रहे हैं एक सिंपल काम से। तो ये अनुभव है हमारा उसके बारे में। सर आप 15-14 साल के थे तब आपने बिजनेस शुरू किया था, जहाँ तक मैं अगर सही हूँ आपने बोला था। तो आज लोग 21 साल 22 साल के होते हैं तब व्यापार शुरू करते हैं, क्योंकि अब समय जैसे जैसे आगे जा रहा है, लोग थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा हल्का हल्का काम करने में पीछे हो रहे हैं। तो सर मैं चाहूंगा कि जो युवा लोग हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, कुछ बनकर दिखाना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, अपने आप को सबसे बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, उनको आप एक नसीहत क्या देंगे, उनको आप एक सलाह क्या देंगे कि वो क्या करें ऐसा कि वो बिजनेस में आगे जाए, आगे प्रोफेशन में आगे जाए? यस, तो क्या वो मेजर सोशल मीडिया की वजह से और दिखावे की वजह से इंसान को है ना, इन कॉन्सेंट्रेट में है ना, वो जब काम पे आने के पहले ना उसके जो शौक है ना वो दिमाग में बैठ जाते हैं। हाँ। जब पहुंचता है तभी, और जब पैसा टच होता है उसके पास में, वो पैसा उसका नहीं है। एक तो जो अगर बिजनेस कर रहा है तो वो टर्नओवर में पैसा है, वो किसी का और है, आप तो खाली पोस्टमैन हो, इधर से पेमेंट इधर दिया, प्रॉफिट आपका है। और प्रॉफिट आने से पहले ना वो पैसा देखते ही उसके ना शौक से अटैच हो जाता है। मैं एक फॉर एग्जाम्पल देता हूँ और बहुत बार देता हूँ, मजे की बात है कि हमारे गांव का आदमी इधर एक छोटी सी दुकान लेके बैठा, अगर वो गांव में है ना स्कॉर्पियो ले लेगा ना, तो 2 प्रॉब्लम हो जाती है, या 2 या 3 प्रॉब्लम आप बोल सकते हो। एक प्रॉब्लम तो ये हो जाती है कि वो उस टर्नओवर से 10-12 लाख रुपए उधर डाल देगा, तो इधर टाइट में आ जाएगा। दूसरे, वो स्कॉर्पियो लोगों को दिखाने के लिए गांव में घूमने के लिए महीना भर उसको गांव में रहना पड़ेगा। बराबर ना। तो ये जो चीजें है ना, ये आपको जब बात करनी चाहिए, जब आपका बिजनेस सेट हो गया, ऑटोमेट पे आ गया, आपका प्रॉफिट तो भी आ रहा है, एक इनाफ पैसा हो गया है, आपको बिजनेस से पैसा नहीं निकलना है, जो एक्स्ट्रा कमाया हुआ बाहर निकला है ना, उससे स्कॉर्पियो लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीजें कीजिए। तो इधर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो मैंने भी किया कि 10 इयर्स तक आपको ना इधर देखना ना इधर देखना, खुद का ध्यान रखना, परिवार का ध्यान, काम 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 वही लाइन में करते जाइए, पैसे से पैसा बनाता जाइए, नॉलेज से नॉलेज बनाता जाइए, नेटवर्क से नेटवर्क बनाते जाइए। फिर 10 इयर्स के बाद में पीछे मुड़ के देखिए कि मैं जितना खर्चा कर सकता हूँ इतनी इनकम तो आ ही सकती है, मैं कम टाइम दूं बिजनेस को भी। तो फिर आप ये सब चीजें शौक पूरे करने की कोशिश करो, लाइफ बहुत बड़ी है। लोग पहले थोड़ा काम करते हैं, फिर ज्यादा शौक पूरे कर लेते हैं, फिर 30 तक की उम्र तक चले जाते हैं, फिर वो छोटा काम कर नहीं पाते हैं और खर्चे बड़े हैं, फिर 30 के बाद में इधर उधर करके गाड़ी 40 तक लेके जाता है, फिर पता चलता, फिर उनको लगता है कि मेरा बेटा बड़ा होएगा और वो कमाएगा। जब भाई तू नहीं कमा पाए तो वो क्या कमाएगा। आपने सर बहुत पते की बात बोली। सर मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं जब कहीं जाता हूँ किसी से मिलने या बात करने बड़ी बड़ी कंपनीज में, तो पता चलता है कि सबसे ज़्यादा सीए, सबसे ज़्यादा सीएस, सबसे ज़्यादा एमबीए के विद्यार्थी, सबसे ज़्यादा व्यापारी और सबसे अव्वल दर्जे पे काम करने वाले, एक नौकरी भी करने वाले जो लोग हैं वो राजस्थानी, वो प्रवासी हैं। तो वो जो प्रवासी मुंबई में हैं, आप उनके लिए क्या कहेंगे, आप उनको किस नज़रिए से देखते हैं? देखो, वो काम करने से उद्देश्य आए, पहले तो हम एक नौकरी के उद्देश्य हर कोई आया, फिर और मेरे हिसाब से जो आप सीए और वकील और ये डॉक्टर बोल रहे हो वो सेकंड जनरेशन हो सकती है। पहले काम करने के लिए आए, पहले काम करने के ठीक है। उनके बेटे हैं तो उन्होंने भी चाहा कि अभी मेरा समय आ गया, मैं तो काम किया, बेटे को बनाऊं, तो वो इधर का स्थानीय हो गया था डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और यहाँ से रह रहा इधर से पढ़ाई की तो उनको तो सीए और ये सब बनाया, और वो होना ही चाहिए।
और दूसरी बात है ना, मैं आपको एक फेयर बात करूं ना, इधर आप बॉम्बे में बोलेंगे कि हम राजस्थान वाले है ना सब सक्सेस है। राजस्थान वाले सब सक्सेस नहीं, बॉम्बे में वो है वो सब सक्सेस है। अगर आप बॉम्बे में अगर राजस्थान की पॉपुलेशन से आए हैं तो 10% यहाँ दिखाई देंगे, मैक्स टू मैक्स। 10 भी नहीं हो सकते, 10% आप एक मान ले 10%। आप ये देखिए कि राजस्थान में जो करीम लोग हैं, जो काम करने की इच्छा है, कमाने की इच्छा है, वो इधर आए। तो वो इधर हो सकते हैं। अगर टोटल पॉपुलेशन में बोलेंगे तो इतने सक्सेस नहीं होते हैं ना। तो यहाँ पे सब करीम लोग बैठे, तो आपको दिख रहे हैं कि बड़े बिजनेसमैन भी यार राजस्थान का है, लॉयर भी है, सीए भी है, लेकिन वो काम करने के उद्देश्य से आए। अगर वो नहीं होता तो वो यहाँ नहीं होता। तो यहाँ है तो वो सक्सेस है आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन से। मतलब वो 100 लोगों में से वो लोग यहाँ पर आए हैं जो सचमुच में कुछ काबिलियत रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारी आपने दी, व्यापार को लेकर के सबसे ज्यादा, और समाज को लेकर के भी, और उसके साथ ही साथ किस तरीके से जीवन में अपने आप को रखा जाए, कि पैसे के बारे में भी आपने बहुत अच्छा एक यहाँ पे लेसन दिया लोगों को। और गाँव का एक एक्सपीरियंस जो आपने बताया, एक जो मजमा आपने बताया, वो भी काफी खूब रहा सर। ये जीवन, इनकी वाणी, इनकी जीवनी सुन करके आप सभी को प्रेरणा मिलेगी। लेकिन इनसे बात करके जो मैंने एक चीज सीखी है वो ये है कि सितारों से आगे जहान और भी है, इश्क के इम्तिहान और भी है। इसी के साथ सर हम दोबारा मिलेंगे और फिर आपके जीवन पर बात करेंगे। इसी के साथ आप देख रहे हैं प्रवासी खबर, मैं हूं राम।